A very good morning and welcome back. So we were discussing about de Broglie's hypothesis on matter waves, and he said that you can relate de Broglie wavelength with the momentum of a particle like lambda is equals to h upon gamma m v, or simply we can write h upon v. Fine. If you look at this, you can infer about the properties of matter waves. The very first property is that the de Broglie wavelength lambda is inversely proportional to velocity. It means if the particle is having larger velocity, its de Broglie wavelength will be smaller. And if the particle is having smaller velocity, its de Broglie wavelength will be larger. Fine. So this is point number one, that de Broglie wavelength depends on velocity of particle. And we discussed yesterday, अगर velocity 0 हो जाए तो wavelength हो जाएगी infinity, which is indeterminate, and we can just simply get rid of the concept of de Broglie wavelength and simply say that de Broglie wavelength can only be associated with moving particles and not with particles at rest. पहली चीज. दूसरी ये कि जो de Broglie wavelength है वो पार्टिकल के मास पे भी डिपेंड करती है. जितना हैवी पार्टिकल होगा, जितना m ज्यादा होगा, उतनी लैम्डा कम हो जाएगा, और जितना m कम होगा उतना लैम्डा ज्यादा हो जाएगा. यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अगर बात करें, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसकी de Broglie wavelength कम, और इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए उसकी de Broglie wavelength ज्यादा होगी, प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर हैविंग सेम वेलोसिटी तब. ठीक है, अदरवाइज देयर विल बी अ ट्रेड ऑफ. तो ये तो दो अहम प्रॉपर्टीज हुई. और उसके साथ ही एक और भी चीज आपको याद रखनी है. हमने कल फेज वेलोसिटी निकाली थी कि जो मैटर वेव्स की फेज वेलोसिटी होगी दैट विल बी गिवन बाय c स्क्वायर अपॉन v. तो ये जो vp है वो थी फेज वेलोसिटी ऑफ वेव. और यहाँ जो v है दैट इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. मान लीजिए यही वेव अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम ट्रेवल्स विद द स्पीड इक्वल्स टू c. लेकिन यहां हमें पता चल रहा है दैट मैटर वेव्स ट्रैवल विद अ वेलोसिटी ग्रेटर देन c. सो द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स या फेज वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट. लेकिन हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा था कि परसीवेबल क्वांटिटी फेज वेलोसिटी नहीं होती, जबकि परसीवेबल क्वांटिटी तो ग्रुप वेलोसिटी होती है. ठीक है, जो हमने कल बीटिंग फेनोमेना या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सीखा था. एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है दैट मैटर वेव्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल. दिस इज टू बी अंडरस्टूड. हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब पढ़ी थी तो हमने कहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेटेड है देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, but no such case exists when you are talking about matter waves. Even if you are having a neutral particle, that neutral particle can have a wave associated with it or a matter wave associated with it. Okay, so both proton, electron as well as neutron can have matter waves associated. They are independent of charge. वहीं electromagnetic waves were dependent on charge. Okay, एक last चीज that is the most important is that wave property and particle nature or particle property can not, इस नॉट पे अंडरलाइन कर लीजिए, कोटेशन लगा लीजिए, कैन नॉट बी मेजर्ड या ऑब्जर्व्ड साइमल्टेनियसली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप
एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें वेव नेचर इन्वॉल्व है, देन यू कैन ओनली इन्फर अबाउट द वेव नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें पार्टिकल नेचर इन्वॉल्व है, तो यू कैन ओनली टॉक और इन्फर अबाउट द पार्टिकल प्रॉपर्टी और द पार्टिकल नेचर. आप एक्सपेरिमेंट करें पार्टिकल नेचर का और इन्फ्रेंस दें वेव नेचर का, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कल के लेक्चर में हम लोगों ने मिस कर दी थी, so I completed it in this particular case. Now, as I promised last time, that we will have to go with the verification of de Broglie's hypothesis. What de Broglie said that you can associate waves with the matter. Okay, तो matter जैसे हम मानते हैं electron with negative charges, so you have electrons. यही वो सबसे पहले पार्टिकल हैं जिन्होंने डुअल नेचर को पॉसिबल होते हैं, डुअल नेचर इज पॉसिबल, ये पता चला इलेक्ट्रॉन्स के जरिए. तो इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल नेचर है, ये कैसे पता चलेगा? और इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर भी हो सकता है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, पार्टिकल नेचर बहुत आसान है. क्या आप टंगस्टन फिलामेंट लीजिए, ये तो बच्चा बच्चा जानता है आजकल. यू हैव लेट्स से टंगस्टन फिलामेंट. टंगस्टन फिलामेंट में आपने इलेक्ट्रॉन्स, जब आप इसे गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं. अब मान लीजिए यहाँ आपने बहुत हाई पोटेंशियल लगा दिया जिसपे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्सेलरेट होंगे, ये दौड़े चले आएंगे इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और इस पॉजिटिव प्लेट के इस तरफ लेट्स से, और यहाँ आपने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी है. तो ये देखा जाता है कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर आकर टकराते हैं तो एक ग्लो या स्पार्क सा प्रोड्यूस होता है, और एक ही जगह प्रोड्यूस होता है, अलग अलग जगह नहीं. वेव तो ऐसी होती है कि आपने पानी फैलाया तो फैल गया पूरे में, लेकिन पार्टिकल, बॉल का धब्बा, अगर आप दीवार पे बॉल फेंकें, गीली है जो, तो अगर दीवार पे बॉल फेंकेंगे तो एक ही गोला निशान बनेगा, है ना? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स एज इफ दे आर पार्टिकल्स व्हेन दे आर एक्सेलरेटेड यूजिंग दिस एक्सेलरेटिंग फील्ड. और हाई टेंशन, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ हाई टेंशन सप्लाई लगा के इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए थे, दिस इज टंगस्टन फिलामेंट जो बल्ब में लगा होता है. इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, हमने एक्सेलरेट किए, और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जब वो स्ट्राइक करेंगे तो ग्लो उत्पन्न होगा, चमक उत्पन्न होगी, और एक जगह ही होगी. ऐसा नहीं एक इलेक्ट्रॉन आया तो अलग अलग जगह पे, इधर भी थोड़ी सी उधर भी थोड़ी सी उत्पन्न, ऐसा नहीं. बिल्कुल वैसे ही जैसे गीली बॉल को आपने दीवार पे फेंका तो एक छपक का निशान बनता है, ठीक उसी तरीके से. तो दिस कंफर्म्स द पार्टिकल नेचर. Okay, this particular thing confirms the particle nature of electrons. वहीं 1927 में दो साइंटिस्ट यूएस के हैं और एक बहुत एस्टैब्लिश साइंटिस्ट हैं इंग्लैंड के. यूएस में जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है डेविडसन एंड जर्मर. दो हैं अलग अलग साइंटिस्ट, बेल लैब्स में काम कर रहे हैं. और इंग्लैंड में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जीपी थॉमसन. जीपी थॉमसन इज सन ऑफ जे थॉमसन, वही जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की, आप अपना थॉमसन मॉडल दिया, उन्हीं के बेटे हैं जीपी थॉमसन. और इन्होंने लगभग लगभग इंडिपेंडेंटली, उस वक्त ज़्यादा संवाद कम्युनिकेशन नहीं होता था, 1927 की बात है, तो लगभग लगभग इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी खोज की और ये पता लगाया कि इवन इलेक्ट्रॉन्स कैन शो वेव नेचर. और जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया उसका नाम है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन. जिस तरीके से हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ा था उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन. दोनों की अप्रोच बहुत अलग अलग थी. इन्होंने निकल टारगेट यूज किया था, जबकि इन्होंने कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का फिनोमेना यूज किया था, थिन फिल्म्स का यूज. तो वी विल फोकस ऑन व्हाट इज इन योर सिलेबस अबाउट डेविडसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट. ओके, तो अब हम शुरू करते हैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने प्रूव किया दैट इवन इलेक्ट्रॉन्स शो वेव नेचर. डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. तो सबसे पहले, जैसा कि हर फिजिक्स की क्लास में होता है,
सबसे पहले आपको उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझना होगा। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरीके से, एक टंगस्टन का फिलामेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह से काम कर रहा है। जैसे हम एक्सरेज डिफ्रैक्शन में एक्सरे सोर्स लेते हैं, यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन सोर्स का काम कर रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन सोर्स को आपने एक बहुत हाई पोटेंशियल से एक्सीलरेट करा लिया है। So this is negative and this one is positive, या फिर हम इसे बोल देते हैं this is grounded actually। इसको नेगेटिव भी नहीं, इसको हम ग्राउंडेड बोल देते हैं। एंड दिस इज अ वेरिएबल सप्लाई। आप इसके एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आपने कोई वोल्टेज दिया जिससे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है वो यहाँ से बाहर आती है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट। कोशिश की गई है कॉलिमेटेड रहे, यानी एक ही सिंगल स्ट्रेट लाइन में आए, ऐसे पूरी फैली हुई बीम ना आए, बहुत कॉलिमेटेड। कॉलिमेटेड का मतलब होता है पतली सी लाइन आए इलेक्ट्रॉन्स की। तो यू हैव एन इलेक्ट्रॉन सोर्स लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन गन भी बोलते हैं इसे। इलेक्ट्रॉन्स आए और एक क्रिस्टल रखा है, मैंने ऐसे उबड़ खाबड़ क्रिस्टल बनाया। ये है निकल क्लोराइड का क्रिस्टल। ओके, ऐसे ही जैसे नमक की डेली, वैसे निकल क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसको रख दिया। और क्या कोशिश की जा रही है कि यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, टकराएंगे और लौट जाएंगे। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स या कमिंग, दे विल बी स्ट्राइकिंग इन, दे विल बी रिपेल्ड बैक। और यहां हमने रख दिया है एक डिटेक्टर, लेट्स से। इस डिटेक्टर पे डिटेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन आया या नहीं आया। और ये जो डिटेक्टर है, इसकी पोजीशन हम घुमा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो दो तीन चीजें हमारे पास कंट्रोल करने की है। एक तो ये वोल्टेज हम वेरी करके देख सकते हैं, है ना? इस वोल्टेज को हम वेरी कर सकते हैं, इस डिटेक्टर को घुमा सकते हैं, और डिटेक्टर के साथ साथ हम इस क्रिस्टल को भी अलाइन या इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तीन चीजें हमारे पास वेरिएबल हो गई। तो जो पोजीशन है इस डिटेक्टर की, इसको हम घुमा सकते हैं, इस वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, क्रिस्टल को घुमा सकते हैं। कुल मिला के अगर आप देखें तो एक सिंपल सा डायग्राम आपके सामने आएगा, दैट यू हैव अ टारगेट। इसको मैं टारगेट बोल रहा हूं। जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो किसी टारगेट पे लगती है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और टारगेट पे जाएंगे। एंड वी हैव एन इलेक्ट्रॉन गन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। You have this, and let's say you have this particular thing जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं, यहाँ टकराते हैं। So this is my electron gun। तो ये इलेक्ट्रॉन गन हो गई, ये टारगेट हो गया। अब इस टारगेट से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन्स लौट कर जा रहे हैं, एंड वी हैव अ डिटेक्टर ओवर हियर, जिसमें डिटेक्ट कर रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं हमारे पास डिटेक्ट करने के लिए। ये स्कैटर्ड बीम कहलाएगी, ये इंसिडेंट बीम कहलाएगी, जो आ रही है इस निकल टारगेट पे। ठीक है, तो पहले तो जिस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनका ये मानना था कि हम एक प्लॉट लें, अगर कैसे, उसको बोलते हैं पोलर प्लॉट। अगर पोलर प्लॉट लें, पोलर प्लॉट समझिए क्या होता है। एक सर्कल बना लीजिए, और पोलर से ही समझ आ गया होगा कि हम डिग्रीज में बात करेंगे। तो ये 0 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 180 डिग्रीज हुआ, ये 270 डिग्री हुआ। पोलर प्लॉट ये बताता है आपको, जैसे मान लीजिए मैं 0 डिग्री पर देखना चाहता हूँ, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री मतलब
यहाँ तो 0 डिग्री का कोई सेंस रहा नहीं होगा, क्योंकि स्कैटर्ड होके पीछे की तरफ ही आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेट कर पाएंगे वो, ठीक है। तो लिमिट्स भी होती हैं, लेकिन पोलर प्लॉट में हम किसी भी चीज़ को थीटा के तरीके से प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कितनी चीजें देख पा रहा हूँ उसका प्लॉट बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 0 डिग्री पर देख रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा हूँ, विच इज 0 डिग्री लेट से। तो 0 डिग्री पे मुझे 5 चीजें दिख रही हैं, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 चीजें दिख रही हैं। फिर मैंने अपनी गर्दन को लेट से 45 डिग्री पे घुमाया, मैंने कहा मुझे यहाँ 10 चीजें दिख रही हैं, तो ये 10 चीजें हो गई। फिर 90 पर घुमाया तो मैंने कहा यहाँ पे 2 ही चीजें दिख रही हैं। तो एक इस तरीके का ग्राफ अगर हम बनाएं कि कितने थीटा घुमाने पर कितनी चीजें दिख रही हैं, उसे हम बोलते हैं पोलर ग्राफ। लेट्स से ये पोलर ग्राफ है। अब इस ग्राफ में रेडियस से आपको पता चल जाएगा कि कितनी चीजें दिख रही हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ आपको पता करना है एट दिस पर्टिकुलर एंगल, ये कितना हो गया 180 में 30 जोड़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 210 डिग्री पे क्या दिख रहा है, तो आप बता सकते हैं कि 210 डिग्री पे इस रेडियस की वैल्यू ले लीजिए, इतनी चीजें दिख रही हैं। दैट इज कॉल्ड एज पोलर प्लॉट। या कोई कहे 270 पे क्या दिख रहा है, तो नियरली 5 दिख रहा है 270 पे, वी कॉल इट एज पोलर प्लॉट। डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन जिस वोल्टेज से एक्सिलरेट हो रहे थे, तो आप जानते हैं कि अगर V इज वोल्टेज तो EV हो जाती है एनर्जी, QV इज एनर्जी ना। तो ये टोटल एनर्जी हो गई जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट हो रहे हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। EV is equals to half mv², m यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। जो वोल्टेज दोगे उसी हिसाब से काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जाएगी। तो वोल्टेज वेरी किया गया, ये मैंने बताया आपको। वोल्टेज के साथ में इस डिटेक्टर का एंगल वेरी किया गया, तो डिटेक्टर एंगल एंड ये टारगेट अलाइनमेंट को वेरी किया गया। हम टारगेट अलाइनमेंट को छोड़ के इन दोनों पर फोकस रखेंगे। हम वोल्टेज वेरी करके देखेंगे या स्टडी करेंगे, और डिटेक्टर एंगल के ऊपर क्या रिलेशंस होती है वो चेक करेंगे। तो जब ये लोग ऐसा ही प्लॉट कर रहे थे कि देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डिग्री पर आते हैं अलग अलग वोल्टेजेस पर, तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन अलग अलग वोल्टेज पर कैसे मिल रहे हैं आपको। तो उन्होंने कहा कि लेट अस फिक्स आवर डिटेक्टर एट 50 डिग्रीज, यानी इंसिडेंट बीम से 50 डिग्री रोटेट कर लिया। यहाँ से नहीं, ये यहाँ से नहीं है, यानी टारगेट से 50 डिग्री नहीं है, इंसिडेंट बीम से 50 डिग्री है। तो ये इन्होंने कहा कि लेट से ये 50 डिग्री हमने रोटेट कर लिया, 50 डिग्री फिक्स कर लिया फिलहाल, और कहा कि हम वोल्टेज वेरी करके देखेंगे। तो दिस इज वोल्टेज वेरी करने पर 50 डिग्री फिक्स रखा है यहाँ पर। वोल्टेज वेरी करने पर इन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन करंट है, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन करंट बोल सकता हूँ कि इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो लेट मी जस्ट राइट लाइक डिटेक्टर करंट या इलेक्ट्रॉन्स। करंट का मतलब होता है प्रवाह, इलेक्ट्रॉन कैसे स्ट्राइक होकर आ रहे हैं। तो जो डिटेक्टर करंट है उसकी जो स्थिति थी वो थी कुछ ऐसी। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर बहुत ज्यादा डिटेक्टर करंट मिल रहा था बाकियों के मुकाबले, और 50 डिग्री पर वो लगभग था 54 वोल्ट्स, 54 वोल्ट्स। इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। ओके, करीब करीब 54 वोल्ट्स पर 50 डिग्री पर सबसे ज्यादा डिटेक्टर करंट या इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो रहे थे। तो इसका रीजन देना पड़ेगा पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उनके एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि ऐसे ओपन स्पेस में तो एक्सपेरिमेंट नहीं होते निकल वगैरह के टारगेट के साथ, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये कहाँ से, निकल क्लोराइड है, मतलब नमक की डेली जैसा है। अगर ऑक्सीजन के साथ में मिल गया तो निकल ऑक्साइड बन सकती है, और यही हुआ। उनके एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी एयर पास हो गई, और एयर पास होने की वजह से टारगेट हो गया खराब, गंदा। अब निकल क्लोराइड उस जमाने में आप भी बहुत महंगा आता है। उन्होंने क्या किया कि इसी को यूज करना है, चलो इसे ना थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं ताकि साफ हो जाए। उन्होंने उसे हॉट ओवन में रख दिया। हॉट ओवन में रखने से कई सारी चीजें डीऑक्सीडाइज हो जाती है। डीऑक्सीडाइज मतलब कि ऑक्सीजन उनसे टूट कर अलग हो जाता है, तो उन्होंने उसे हॉट ओवन में रख दिया। हॉट ओवन से लौटा कर जब लाए
तो देखा कि इसी चीज की इंटेंसिटी और बढ़ गई, अब उसका भी एक्सप्लेनेशन देना है। तो 3-4 चीजें मिल गई जिसका कि एक्सप्लेनेशन देना था। गर्म करने पे ये ऐसी क्यों हमें पीक सी मिल रही है, और अगर वो ठंडा था तो वो पीक तब क्यों नहीं मिली थी, उसके रीजन भी हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो पहले समझते हैं कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जब किया जा रहा था तो क्या क्या रिजल्ट्स आए और उसकी थ्योरी क्या होगी पीछे। देखिए, सबसे पहले ये जो टारगेट है वो है क्रिस्टलाइन। जैसे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन में हमने सीखा था कि क्रिस्टलाइन टारगेट में अपनी लैटिस की फिक्स पोजीशन पर कुछ एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे जैसे मान लीजिए इफ सम लाइट इज स्ट्राइकिंग एंड देन स्कैटर्ड, यहाँ पे आ रही है देन स्कैटर्ड, तो एक लॉ हमने पढ़ा था कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको मिलेगा दैट विल बी n lambda is equals to 2d sin थीटा, जहां थीटा क्या है, थीटा ये एंगल था जिस एंगल पर ये इंसिडेंट थी। ओके, दिस एंगल, फाइन। So using this particular thing, let me just confirm whether I am very sure about the angle or it's, let me just check that. Yeah, so this is what we did is correct. एंगल ये है, आप नॉर्मल से कभी नहीं लीजिएगा, ठीक है। ब्रैग्स डिफ्रैक्शन में एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से लेंगे, ब्रैग्स प्लेन से इंसिडेंट का एंगल, ना कि नॉर्मल से। तो इस कंडीशन में हमने ये कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन पढ़ी दैट 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा होना चाहिए। कुछ कुछ वैसा ही इस एक्सपेरिमेंट में भी हो रहा है। अगर ये बता दिया जाए आपको कि एक्सरे डिफ्रैक्शन या एक्सरे डिफ्रैक्टोमेट्री से वी गॉट टू नो कि जो डी है यानी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो डी है वो है नियरली 0.91 एंगस्ट्रॉम्स। ओके, ये हमने पता कर लिया कैसे, एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, 2d sin थीटा n लैम्डा लगा के कर लिया था। डी है 0.91 एंगस्ट्रॉम्स, और जो थीटा है, थीटा देखिए ये अलग एंगल है, थीटा वो एंगल नहीं है, ये तो 50 डिग्री हो गया, थीटा एंगल है ये, जो हमने थीटा एंगल लिया है वो ब्रैग्स प्लेन से है। तो ये थीटा एंगल पता चला वो 65 डिग्रीज, एक्चुअली इट वाज नॉट परपेंडिकुलर, इट वाज 65 डिग्रीज। तो यहाँ जो क्रिस्टल अरेंज किया गया है इसमें जो ब्रैग्स प्लेन्स बनेंगे यानी जो लैटिस पॉइंट्स बनेंगे उनका इस एंगल के साथ में, या जो इंसिडेंट बीमारी उसके साथ 65 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है चीज। तो हालांकि people don't remember that, but you should keep it at least till the end of this semester with you. So you have d, you have theta, what we have with us is 2 into d sin theta is equals to n lambda। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट मैक्सिमा कब मिलेगा हमें, n इक्वल्स टू 1 की जगह देखते हैं, फॉर n इक्वल्स टू 1 व्हाट शुड बी द लैम्डा। तो यहाँ से कैलकुलेट करें तो लैम्डा कितना आ रहा है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 into d which is 0.91 into sin of 65 degrees। तो sin 65 into 2 कीजिए, 0.91 कीजिए, this will give you nearly 1 point, let me just calculate it, see whether I'm right or not, 1.65 angstroms it should be, yeah। So this is coming out to be exactly 1.65 angstroms। ये डिफरेक्शन से आ रहा है, ठीक है, कि इतने एंगल पे आपको एक मैक्सिमम मिलना चाहिए। हमने क्या यूज किया था, वी यूज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बात हो गई एक्सरे की, हमने यूज किए हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स में एज आई टोल्ड यू दैट यू कैन ऑलवेज एसोसिएट द काइनेटिक एनर्जी एज हाफ mv², और इस काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv² से what you can get is this,
जो ईवी है आपका, जो ईवी वैल्यू है, ईवी इज इक्वल्स टू 1/2 mv², या आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू, या वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ev अपॉन m, या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2e अपॉन m v. v यहाँ पे वोल्टेज है, स्मॉल v इज वेलोसिटी. ठीक है, तो अगर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यूज करके आप लिखें दैट व्हाट विल बी द लैम्डा नाउ, इस वक्त लैम्डा क्या होगा, तो अभी हमने क्या निकाला, लैम्डा वेवलेंथ इतनी आ रही है डी ब्रोगली वेवलेंथ, और यहाँ पे अगर देखें लैम्डा कितना होगा, तो देखते हैं, इट शुड बी लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन, okay, so we are h upon mv. I'm ignoring gamma as of now because velocity इतनी ज़्यादा नहीं है. So I have just taken h upon mv. I can just write it as h upon m under root 2e voltage upon m. तो इसको हम लिख सकते हैं that lambda will be just equals to h upon under root of 2e mass of electron into v. And this is also written as h upon under root of 2em into under root of voltage. So this v was not velocity, it is voltage. Okay. अब ये जो h है, 2 है, e है, m है, this is all constant. Okay. So I can simply write this as lambda is equals to h upon 2em, एक constant है, और इस constant की value you can simply write as 12 point something. I have just calculated it. Yeah. It is 12.27 angstroms अपॉन अंडर रूट ऑफ वोल्ट्स. ठीक है, सो आप v की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर, जो है 12.27 एंगस्ट्रॉम्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वोल्ट्स. तो जो वोल्टेज अभी हमने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा, व्हाट वाज कमिंग आउट, दैट वाज 54 एट 50 डिग्री. तो 54 पे हमने जो वोल्टेज देखा था, इसमें आप 54 रख के देखिए, व्हाट इज द आंसर. सो वी हैव 12.27 angstroms divided by root of 54. So let me just do that. 12.27 divided by root of 54, and it is coming out to be nearly 1.66 angstroms. ये था 1.65 angstroms, जो कि x ray diffraction से हमें पता चला that इस डिफ्रैक्शन पे आप अगर n equals to 1 की वेवलेंथ लेंगे, n equals to 1 वाला मैक्सिमम देखेंगे, तो दिस विल बी द वेवलेंथ रिक्वायर्ड. और सेम डिफ्रैक्शन फेनोमेना इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी मिल रहा है, इफ यू आर यूजिंग वोल्टेज एज 54 volts and the wavelength coming out to be is 1.66 angstrom. तो इलेक्ट्रॉन से एक वेवलेंथ एसोसिएट हो गई है. ठीक है, इसको आप छिपा भी लेना, देन आल्सो यू कैन एसोसिएट द वेवलेंथ, एंड दैट इज प्रीटी मच अग्रीइंग विद, जैसे 1.66 एंगस्ट्रॉम से ये 1.65 एंगस्ट्रॉम एक दूसरे के काफी क्लोज है. तो एक चीज कंफर्म हो गई कि आप इस वेवलेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं वोल्टेज से. जितना ज्यादा वोल्टेज करोगे उतने कम वेवलेंथ हो जाएगी, और जितनी कम वेवलेंथ होगी फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न भी उसी हिसाब से मिलेगा. अभी हमने क्या किया था, n इक्वल्स टू 1 के लिए चूज किया है, और n इक्वल्स टू 1 के लिए चूज करके देखिए साइन की वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में होगी, तो अभी माइनस हटा देते हैं क्योंकि वेवलेंथ तो नेगेटिव होने का कोई मीनिंग ही नहीं है. n इक्वल्स टू 2 लेंगे, d विल नॉट चेंज, साइन थीटा, तो 2 लैम्डा चाहिए, तो इनफैक्ट हमें वोल्टेज कम करके ज्यादा वेवलेंथ मिल जाएगी, ऐसा भी संभव है. बट यू गॉट टू नो वन थिंग, कि हमें अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वेरी कर रहे हैं, जो कि शुरुआत में, सबसे शुरुआत में आज आपको बताया था कि इफ यू वेरी द वेलोसिटी, if you are varying velocity of particle, then wavelength will decrease, या वेवलेंथ को आप ट्वीक कर सकते हैं यूजिंग वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल से. तो आपने पोटेंशियल चेंज किया, अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा. फाइन, ये कंफर्मेशन है आपके डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट से ऑफ व्हाट वी कॉल एज पार्टिकल डिफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का. ठीक है, अब कुछ पोलर प्लॉट्स हैं जो आपको अगर एग्जाम में बनाने को आते हैं तो जरूर बनाने होंगे. तो ये रहा आपका, हम पोलर प्लॉट बना रहे हैं, ये है आपकी इंसिडेंट बीम. फाइन, और इस इंसिडेंट बीम से हम डिस्टेंस
मतलब एक थीटा एंगल लेते जाएंगे और पोलर प्लॉट बनाएंगे, तो 40 वोल्ट्स पे जो प्लॉट आया था इट वाज समथिंग लाइक दिस। तो एट 40 वोल्ट्स द प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एरिया पे कितने आ रहे हैं, वाज समथिंग लाइक दिस। तो 40 वोल्ट्स पे आप देखें, अगर आप इस इक्वेशन में रखें जो अभी हमने देखा 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 40, तो वेवलेंथ कुछ अलग होगी। एक्स-रे वेवलेंथ इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है कि वो मटेरियल प्रॉपर्टी क्या रखते हैं। तो हमने देखा निकल क्रिस्टल की मटेरियल प्रॉपर्टी क्या थी। सो 40 वोल्ट्स पे वी विल गेट अ डायग्राम समथिंग लाइक दिस। फिर 44 वोल्ट्स पे आप देखेंगे it would be, so now at 44 volts it was something like ऐसे, और फिर ये चला गया। सो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक एक छोटा सा लोब मिल रहा है मैक्सिमा, थोड़े से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे। देन इट वाज सीन एट लेट्स से 54 वोल्ट्स। तो 54 वोल्ट्स पे आपने देखा हमें बहुत शार्प मैक्सिमा मिला था एट एंगल 50 डिग्रीज। तो 54 वोल्ट्स बहुत शार्प मैक्सिमा और ये कम, तो ये जो है ये 50 डिग्री है यहाँ से, ये 50 डिग्री है यहाँ से। तो अभी ये बहुत कम है, मतलब इसकी जो डेंसिटी है मुझे ज़्यादा बनानी चाहिए थी, और ये देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है 50 डिग्रीज पे इस जगह से। और जब वोल्टेज और बढ़ाते गए, लेट्स से हमने 60 कर दिया, तो फिर ये दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो गया। इट वाज समथिंग लाइक दैट। अब ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें एट 50 डिग्रीज। और 70 वोल्ट्स कर दिया या 68 वोल्ट्स कर दिया, लेट्स से 68 वोल्ट्स, देन इट बिकेम अगेन लाइक दैट। और ये इंसिडेंट बीम का डायरेक्शन है और उससे हम थीटा डिग्री पे देख रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम पूरा नहीं बना सकते ना, वो 360 डिग्री पर रोटेट नहीं कर सकते, वो गोनामीटर की पॉसिबिलिटीज ही इतनी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम 0 पर भी नहीं कर सकते, तो 35 टू लेट से 75 में हम रोटेट कर पाते हैं, दैट्स इट। तो वही रखा है, उतनी पॉसिबिलिटी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। या अगर इसको माने तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो नियरली 35 से 90 डिग्री में रोटेट करके देखा उन्होंने, और ये देखा कि यहाँ मैक्सिमा आ रहा है। और इस मैक्सिमा को उन्होंने फिर जो डिफ्रैक्शन फिनोमेना है, डिफ्रैक्शन में आते हैं ना मैक्सिमा मिनिमा, अगर कंपैरेबल वेवलेंथ से लाइट पास करे या कंपैरेबल वेवलेंथ से लाइट स्कैटर हो जाए, शार्प ऑब्जेक्ट है जिसकी की थिकनेस कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट है, उससे अगर लाइट स्कैटर हो तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ मैक्सिमा मिनिमा मिलता है। हम कह रहे हैं कि हमने लाइट नहीं इलेक्ट्रॉन इस पर बम्बार्ड कराए हैं, और इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कराने के बाद इलेक्ट्रॉन भी ऐसे डिफ्रैक्ट हो रहे हैं जैसे मैक्सिमम मिनिमा का पैटर्न है, किसी एक जगह पे ज्यादा, किसी एक जगह पे कम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। और केवल इलेक्ट्रॉन ही क्यों, ये बताया जा चुका है कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन तो आपने देख ही लिया, ये भी एक्सरे डिफ्रैक्शन जैसा पैटर्न दे सकते हैं। और कई सारे क्रिस्टल ज्योमेट्रीज को पता करने के लिए हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिफ्रैक्शन भी करते हैं। तो यहां से एक चीज कंफर्म होती है that electron which we assume that are only particles in exhibiting particle nature can also show wave like nature। इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी इंटरफेरेंस शो कर सकते हैं। दैट्स इट। आगे हम पढ़ेंगे कुछ और क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना, या क्वांटम मैकेनिकल तो नहीं बोलेंगे, अभी हम क्लासिकल ट्रीटमेंट ही देख रहे हैं कि कैसे एक पार्टिकल से आप वेव एसोसिएट करके पता कर सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ इतनी, इसका मास इतना, किस डायरेक्शन में, किस डायमेंशन में ऐसा सब कुछ होगा। We'll see that in next class. Thank you so much.